बढ़ा रहे हैं उसमें आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझ लो कि फंडामेंटल राइट होता क्या है। तो फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब फंडामेंटल राइट क्या होता है? फंडामेंटल राइट एक राइट है, सारे सिटीजन्स को एक राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के साइड से कि उनकी जो अपनी लिबर्टीज़ है उसके रिगार्डिंग उनके क्या राइट्स हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये अगर किसी आदमी के वायलेट हो जाता है, मतलब किसी सिटीजन का मान लो फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है। मतलब फंडामेंटल राइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब फंडामेंटल राइट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? पार्ट 3 में। ये आप याद रखोगे, इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35, इसको आप याद कर लोगे। तो हमारा फंडामेंटल राइट कंटेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 12 to 35। आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 12 आ रहा है हमारा, आर्टिकल के साथ हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी। और आर्टिकल 12 हमारा बात करता है स्टेट के बारे में, डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है। तो आर्टिकल 12 आपका स्टेट के बारे में बताता है। आर्टिकल 12 आप याद रखोगे, स्टेट। आर्टिकल 12 इट मीन्स स्टेट। तो हम लोग समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट क्या होता है। तो जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग स्टेट क्या बोलते हैं? एक राज्य, अलग अलग राज्य हैं इंडिया में तो उसमें एक स्टेट हो गया। बट यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट है, स्टेट इंक्लूड करता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, लोकल अथॉरिटीज़ एंड अदर अथॉरिटीज़ भी। अब अदर अथॉरिटीज़ में आपका हो जाएगा जैसे पब्लिक कॉरपोरेशन, कोई पब्लिक कंपनी हो गई, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारे आपके स्टेट हो जाएंगे। ये सारे अथॉरिटीज़ को हम लोग बोलेंगे स्टेट। तो ये आपको याद रखना है कि स्टेट है क्या। तो स्टेट है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स, लोकल अथॉरिटीज़ मतलब म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत्स, ये सारे। और अदर अथॉरिटीज़ में आप याद रखो जैसे कि कोई भी जैसे गवर्नमेंट के अंडर जो चल रही हो, जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारे हमारे एक स्टेट में इंक्लूड होते हैं। अब जैसे एग्जांपल है कि यहाँ पे मान लो कि रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है। रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आपका कोई राइट वायलेट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो आर्बिट्री टैक्स है उसे इम्पोज कर दिया विदाउट गिविंग एनी नोटिस। तो क्या होता है कि अगर आपका कुछ जैसे आपके कोई टैक्स है उसे इम्पोज किया जा रहा है तो आपको पहले नोटिस देना चाहिए था। ये आपका राइट है कि आपको नोटिस मिलना चाहिए, बट ये राइट उन्होंने वायलेट कर दिया। तो आप क्या कर सकते हो? आप अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि ये जो हमारा लोकल अथॉरिटीज़ हो गया, तो आप कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जस्टिशिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जस्टिसिएबिलिटी का सिंपल मीनिंग है कि अगर आपका राइट वायलेट होता है, अगर आपका फंडामेंटल राइट, अब यह याद रखोगे, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो। अब जैसे कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो आर्टिकल 32 याद रखोगे एंड हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226, या ये याद रखने वाला, ये आप याद रख लोगे। और इसीलिए हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं उन्होंने कहा भी है कि हमारा जो आर्टिकल 32 है उसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। क्योंकि ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये कोई सिर्फ आर्टिकल नहीं है, यहाँ पे आपको सीधे दिया जा रहा है कि अगर आपका वायलेट होता है, आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, आप सीधे कोर्ट जा सकते हो। ओके, हाँ, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे कि अगर पुलिस आपको विदाउट एनी नोटिस, आपका कोई रीज़न नहीं है, आपको कोई रीज़न नहीं बता रही और आपको अरेस्ट कर रही, तो यहाँ आपका राइट वायलेट हो रहा है। आपको जानने का राइट था बट आपको नहीं बताया जा रहा, विदाउट एनी रीज़न अरेस्ट किया जा रहा, आप सीधे कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, आप सीधे कोर्ट जा सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स।
डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं। जो वर्ड है इक्लिप्स, इक्लिप्स मतलब क्या होता है? छिप जाना, हाइड हो जाना। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, जैसे कि कोई लॉ है, कोई लॉ है, वो मान लो उसको अमेंड कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ था, उसे अमेंड कर दिया गया। तो लॉ को हम लोग कैसे, हमने पढ़ा है कि लॉ को हम सिर्फ अमेंड कर सकते, उसे हटा नहीं सकते। तो वैसे ही मान लो कोई लॉ था, कोई XYZ, कोई XYZ करके कोई लॉ था, ये अमेंड कर दिया गया। इसमें हो सकता है कुछ गलतियाँ हों जिससे कारण से अमेंड करना पड़ा। तो ये डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, इसे सिर्फ क्या किया गया है? इक्लिप्स किया गया है। तो अगर कभी गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, इसे फिर से लाना चाहिए, इस XYZ लॉ को फिर से एक्टिव करना चाहिए, तो ये फिर से एक्टिव हो सकता है, बट कुछ टाइम के लिए ये इक्लिप्स है। तो यही है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अब है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरिएबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरिएबिलिटी का मतलब, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉ है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ है, एक्स, एक लॉ है एक्स। अब इस एक्स में क्या है ना, कुछ गलतियां हैं। इस एक्स में कुछ गलतियां, मान लो इस एक्स में हमारे पास 5 लॉ है। इस एक्स में हमारे पास 5 लॉज हैं। अब इस 5 लॉज में क्या है, एक लॉ थोड़ा सा गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए कि इस एक्स नाम के लॉ में 5 लॉज इंक्लूडेड है। उसमें से एक लॉ ये बोलता है कि जो पुअर पीपल है उनको तो जॉब प्रोवाइड ही नहीं होनी चाहिए। जो पुअर पीपल है उनको तो जॉब प्रोवाइड ही नहीं होनी चाहिए। इनमें से एक लॉ सपोज ऐसा कहता है। तो ये जो एक लॉ है, ये तो एक तरह से एक तरह से क्या, ये तो इनवैलिड हो गया कि आपने तो सीधे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया कि जो पुअर पीपल रहेंगे उन्हें नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये जो इनवैलिड पार्ट है, ये जो एक इनवैलिड पार्ट है, उससे हम लोग हटा सकते हैं, और बाकी सारा जो हमारा रेस्ट ऑफ द लॉ है वो ऐसे ही ऑपरेट करता रहा, क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं है। सिर्फ ये जो एक पार्ट था, जो एक लॉ था, वो सिर्फ उसमें गड़बड़ी थी। ये इसमें जो 5 लॉ रिमेनिंग बच गए, उसमें कोई भी गलत नहीं है। तो वही बोल रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलियबिलिटी में, वही बोला जाता है। मान लो कोई लॉ है और उसमें से कोई एक पार्ट में गलती है, चाहे वो एक पार्ट इनवैलिड है, तो हम लोग सिर्फ वो इनवैलिड पार्ट को हटा देंगे, मतलब हटा क्या देंगे, उसे साइड कर देंगे। बाकी जो सारे लॉ है हमारा वो ऑपरेट होता रहेगा। ओके। हाँ, जैसे एक एग्जांपल है, सपोज एन एक्ट हैज़ 10 सेक्शंस। एक कोई एक्ट है, उसमें 10 सेक्शंस है, एंड ओनली सेक्शन 5। अब ये जो सेक्शन 10 है ना, उसमें से एक जो सेक्शन 5 है, वो बोल रहा है वुमेन कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द कोर्ट विल स्ट्राइक डाउन ओनली सेक्शन 5 while the other 9 sections remain valid and enforceable। आई होप कि ये जो एग्ज़ाम्पल ये सेम मिलता जुलता था। क्या हो रहा है कि 10 एक एक्ट है जिसमें 10 सेक्शंस है, एक एक्ट है जिसमें 10 सेक्शंस है, एक एक्ट में 10 सेक्शंस है, और उसमें से 5, उसमें से जो सेक्शन 5 है वो सिर्फ बोल रहा है कि वुमेन कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि वुमेन कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। वाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और इक्वालिटी तो बोलती है कि आप सबको सेम जॉब प्रोवाइड करोगे। इसीलिए यहाँ क्या होगा कि जो कोर्ट है हमारा सेक्शन 5 को स्ट्राइक डाउन कर देगी, और बाकी जो हमारे अदर जो बच गए हमारे सेक्शंस वो वैलिड रहेंगे। तो ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरिएबिलिटी। आगे हम लोग देखेंगे जो हमारा है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का कहने का मतलब है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, वेवर का मतलब होता है छोड़ना, गिव अप। इसका मतलब आप समझ लो, गिव अप, गिव अप या छोड़ना। तो ये कह रहा है कि कोई भी एक सिटीजन है, वो अपना जो फंडामेंटल राइट है वो गिव अप नहीं कर सकता, वो वेव नहीं कर सकता है, गिव अप नहीं कर सकता है। अब जैसे क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट है, ये आपको एक राइट दिया गया है, ये आपका इंडिविजुअल नहीं है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड कराया है। तो ये आपका प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपका राइट है, तो आप इसको गिव अप नहीं कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, उस कंपनी में
कोई एम्प्लॉय है वो बोल देता है कि मैं राइट टू फ्रीडम छोड़ देता हूँ, जो मेरा राइट टू फ्रीडम है वो मैं छोड़ रहा हूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ये हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर बोलता है कि आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे उसका पूरा कंट्रोल है। आप अपने फंडामेंटल राइट्स को गिव अप नहीं कर सकते हो किसी भी कंडीशन में। जैसे देखो, नो पर्सन कैन सरेंडर देयर फंडामेंटल राइट, द स्टेट कैन नॉट आस्क सिटीजन्स टू वेव देम। या आप किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं करवा सकते हो कि आप अपने जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वेव कर दो। ओके, इंपॉर्टेंस अब क्या है? प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, एक्सप्लॉयटेशन, जैसे मान लो कोई जो स्ट्रॉन्ग बॉस है वो तो ऐसा हो सकता है ना कि अपने एम्प्लॉय को डरा के धमका के उसको एक्सप्लॉइट करके उसके फंडामेंटल राइट्स को वेव अप करा दे, तो वेव करा दे, गिव अप करा दे। इसीलिए ये रूल लाया गया। डॉक्टर वेबर कहता है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। ओके, हाँ, अब हमारे पास एक क्विक कंपैरिजन टेबल है, हमने जितना भी पढ़ा। इक्लिप्स का मतलब क्या था हम लोग चलो देख लेते हैं। इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? इक्लिप्स का मतलब क्या है कि लॉ वॉइड नहीं है, वो बस हिडन है। कि कोई लॉ था वो पहले चल रहा था बट बाद में उसमें कुछ गलतियाँ थी जिसके कारण वो अभी यूज़ नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो वॉइड नहीं है, बस वो हिडन है। ओके, ये था इसका मतलब। सिवरेबिलिटी का मतलब क्या था कि अगर कोई लॉ है उसका सिर्फ एक पार्ट इनवैलिड है तो इससे सारा का सारा जो लॉ है वो इनवैलिड नहीं हो जाता है। जो वो एक पार्ट है वो सिर्फ इनवैलिड रहेगा और बाकी का सारा वैलिड रहेगा, वो वैसे ही कंटिन्यू होगा। वेवर का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन अपने फंडामेंटल राइट्स को गिव अप नहीं कर सकता है। जस्टिसिएबिलिटी क्या था कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो आप कहाँ चले जाओगे? सीधे आप कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्ट आप अप्रोच कर सकते हो कोर्ट में। तो यहाँ देखो ये आप चाहो तो ये पूरा अच्छे से ये टेबल जो है आप पढ़ सकते हो। ये आप मतलब एक होता है ना, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, तो आप इसको पढ़ सकते हो। फिर एक क्विक मेमोरी ट्रिप भी मैंने दिया हुआ है। इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? लॉ इज हिडन। सिवरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कट ओनली द बैड पार्ट। वेबर कैन नॉट गिव इट अप। जस्टिशियबिलिटी कैन गो टू द कोर्ट व्हेन द लॉ इज वायलेटेड, सॉरी व्हेन द राइट इज वायलेटेड। तो आज का हमारा, आई होप कि आपको ये जो टॉपिक था, हमारे कुछ जो टॉपिक थे वो अच्छे से क्लियर हो गए हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।